अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक के मकाम और तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस एहतजाजी तहरीक में इमरान खान के बेटों की शमूलियत के हवाले से हुकूमत और PTI आमने सामने आ चुके हैं। अब इस हवाले से इमरान खान की साबिका अहलिया और उनके दोनों बेटों कासिम और सुलेमान की वालदा जमायमा गोल्डस्मिथ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। 2 दिन पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ऐलान किया था कि इमरान खान के दोनों बेटे भी PTI की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगे, जिस पर हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बेटों की तहरीक में शमूलियत पर उन्हें गिरफ्तार करने की बात की थी। जबकि इस हवाले से आज इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। जमायमा गोल्डस्मिथ ने लिखा है कि उनके बच्चों के वालिद इमरान खान से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो तकरीबन 2 साल से कैद तन्हाई में है। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि अगर उनके बच्चे पाकिस्तान जाकर अपने वालिद से मिलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ऐसा जमहूरियत फंक्शनिंग स्टेट में नहीं होता। ये सियासत नहीं है, एक ज़ाती इंतकाम है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान बरतानवी शहरी हैं। अगर उनके साहबजादों का मकसद सियासी इंतशार फैलाना है तो उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होगी। पहली तो बात है कि वो बच्चे बरतानवी शहरी हैं। बरतानवी शहरी यहाँ पे आके पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता और ना इसकी कानून इजाज़त देता है। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़े पे आके ये कोई शादी ब्याह तो नहीं है, ये कोई सैर व तफरी के लिए तो नहीं आ रहे, ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं या उस इंतशार में अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ की तो ममानियत है, इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान ही नहीं आने दिया जाए? अगर वो वीज़ा लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से कंसर्न अथॉरिटी ज़रूर देखेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कि उनका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है। जब पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म या टूरिस्ट एक्टिविटीज तो नहीं लिख रहे, वो तो वहां पे लिख रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने। अब जब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने आएंगे, मेरे नहीं ख्याल कि वीजा फॉर्म पे कोई ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जहां एक तरफ PTI के एहतजाजी तहरीक के हवाले से सियासी हलचल है, तो वहीं अब दूसरी तरफ हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों की जानिब से भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ओहदे से दस्तबरदारी की अफवाहों पर मुसलसल तरदीद सामने आ रही है। ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटने के लिए कहा जाएगा और उनकी जगह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा। लेकिन अब इन अफवाहों की पीपल्स पार्टी के अलावा हुकूमत भी तरदीद कर रही है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सदर जरदारी की तब्दीली और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर सदर तकर्रुरी की बातों को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया। उन्होंने अपनी कहा कि हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाने वाले बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। उन्होंने कहा वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि सदर के इस्तीफ़ा देने या आर्मी चीफ की सदारत संभालने की ख्वाहिश के बारे में कोई बात नहीं हुई और ना ही ऐसा कोई ख्याल मौजूद है। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो जानते हैं ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा से किसको फ़ायदा पहुँच रहा है। मोहसिन नकवी ने लिखा कि आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर है और कुछ नहीं। इस बयानिए में शामिल लोगों के लिए पैगाम है कि दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो कर सकते हो करो। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे इंशाअल्लाह। आज चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर मुमलिकत की सेहत और उनकी तब्दीली से मुतालिक बातों को अफवाह करार दे दिया है। आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से मुतालिक, उनकी सेहत से मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, बात हो रही है। देखें, पहली तो बात जो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। जरदारी साहब कोई डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, ये आपकी बात है। आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आसिफ जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी मुदब्बिर शख्स हैं और उन्होंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरम बरहम करना चाहेंगे। जरदारी साहब मेरे दोस्तों में से हैं और जरदारी साहब एक सियासतदानों की अलग कबील हैं। इस हुकूमत के लिए उन्होंने कोई मुश्किलात पैदा नहीं, वो मुदब्बर आदमी हैं और एक आईनी सरबराह के तौर पर जो उनका किरदार बनता है वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम, कोई मुश्किलात नहीं है हमें। उसके बाद हम क्यों हटाएंगे या कोई और क्यों हटाएगा उनको, फिर हमारी एक कोलेशन है पीपल्स पार्टी के साथ, हम इस निज़ाम को क्यों दरम बरम करें, कोई एक वजह तो होनी चाहिए।
इसके अलावा पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने भी अपने एक बयान में कहा कि सदर जरदारी के इस्तीफे की बातें बेबुनियाद और गुमराहकुन है। ये अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। आवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। इसी हवाले से हम और दीगर मामलात के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, हुकूमत इस वक्त काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन में है और बैनुल-अक़वामी वाक़यात की वजह से भी इस्तेहकाम मिला, एतमाद हासिल हुआ। फिर हालिया अदालती फ़ैसलों के नतीजे में सियासी तौर पर भी मजबूती हासिल हुई है हुकूमत को। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर एहतजाज की सिर्फ बात ही की गई है तो उस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया, जिसमें ये कह दिया गया कि गिरफ्तारियां की जाएंगी और इमरान खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही ये शिकायत इमरान खान साहब की साबिक अहलिया ने भी की कि उनके बेटों को उनके वालिद से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। हकीकत में ऐसा ही है कि उनको बात करने की इजाज़त नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात यह है, कल मीडिया ने मेरे से ये पूछा था, मैंने इस पर कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान और इंटीरियर मिनिस्ट्री किसी भी किस्म के कानूनी एहतजाज को पूरी प्रोटेक्शन देगी और कोई 100 बार करे और बार बार करे, उसमें कोई हर्ज नहीं। मगर कानून से हटकर अगर कोई चढ़ाई, बगावत या कोई फतह करने इस्लामाबाद की नीयत से आएगा तो उसके साथ 26 नवंबर से भी ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। रही बात बानी पीटीआई के बेटों की, तो सबसे पहली तो बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है कि उनके बच्चे भी आ रहे हैं। लोगों के बच्चों को किस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस तरह अपनी सियासत की नज़र किया है। कई लोग अपनी जान से गए और कई लोग अपने कैरियर तबाह कर बैठे और अपने बच्चे जो हैं उनकी गोल्ड स्मिथ की जो पैसे पे और गोल्ड स्मिथ के घर में बड़े ऐशो इशरत से पल रहे हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। उनके वालिद हैं, उनके अगर बच्चे आना चाहें तो 100 बार आएँ। कानूनी तौर पे कानून के अंदर रहते हुए वो जो भी करेंगे, पाकिस्तान में जो भी आदमी कानून के अंदर रहकर करेगा, हुकूमत पाकिस्तान उसे सपोर्ट करती है। वो बिज़नेस करें, विज़िट करें, एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी किस्म की वो अगर आते हैं वीज़े पे तो कानून के अंदर रहकर वो अपना जो चाहें कर सकते हैं। तलाल चौधरी साहब, अब आपकी जमात के रहनुमा जब जेल में कैद रहे तो मुस्लिम लीग नून आज तक उन वाक़यात को दोहराती है कि किस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ख़ानदान के अफराद से बात करने की इजाज़त नहीं थी। तो आप अगर ख़ुद इस चीज़ के मुतासिर रहे हैं, आपकी जमात के रहनुमा, तो फिर आप किसी दूसरे सियासी रहनुमा पर उनके ख़ानदान से या उनके ख़ानदान के दीगर अफराद से जो पाकिस्तान में नहीं है बातचीत करने पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? यही मैंने आपसे पूछा भी, क्या उनके बेटों को इजाज़त नहीं है फ़ोन पर बात करने की अपने वालिद से? देखिए, फ़ोन पे बात करने के लिए एक जेल मैनुअल में पूरा तरीक़ाकार दिया है और अदालती हुक्म पर भी कई दफ़ा उनके बच्चों से बानी पीटीआई की बात होती है और इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जेल मैनुअल में कि किस तरह और किस तरीके से वो बात कर सकते हैं। इसका कंपैरिजन आप नवाज शरीफ से नहीं कर सकते, वो 22 मिनट की स्टोरी से नहीं करते कि जब उनकी अहलिया जो थी वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान मौत व हयात की कश्मकश में थी और 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बात कर लें उनसे, तो उन्होंने कहा आपके 22 मिनट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो हम ऐसा गैर इंसानी सलूक का सोच भी नहीं सकते। हमारी तरफ से कानून के अंदर रहते हुए जितनी दफ़ा मर्जी बात करें, वो ख़ुद पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए और अब उन्हें आने की क्यों महसूस हुआ? चले देर आए दुरुस्त आए, चले अगर वो आ ही रहे हैं तो देखते हैं कि अगर उन्हें वालिद का ख्याल होता तो वो बहुत देर पहले इधर ज़रूर आते और उनकी बहनें भी मिलती हैं, उनके बहुत सारे अजीज़ भी मिलते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा मुलाकातें उनके सियासी रुफ़का से, उनके वकला से और फैमिली से जिस आदमी की हुई हैं एक मुजरम के तौर पे, एक कैदी के तौर पे, वो बानी पीटीआई हैं। तो उनके बेटे भी अगर कानून के अंदर रहते हुए मिलना चाहे, बात करना चाहे, किसी को क्या इतराज़ है। लेकिन अगर वो ये बड़ा एक अहम सवाल है जो बानी पीटीआई से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तानी शहरियत क्यों नहीं दिलवाई,
क्या पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनना, इसमें सियासत करना बहुत आपको अच्छा लगता है और आप अपने बच्चों को पाकिस्तान में रहना और पाकिस्तान के शहरी बनाना भी पसंद नहीं करते? तलाल चौधरी साहब, अगर अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहते हैं और उसमें उनके बेटे शिरकत करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, अपने वालिद से मुलाकात करना चाहते हैं, तो हुकूमत क्या उनकी राह में कोई रुकावट डालेगी या उन्हें बासानी वीज़ा दिया जाएगा, जैसे आप कह भी रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं? देखिए, वीज़े की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वो विज़िट पे आना चाहें, वो एजुकेशन, हेल्थ, अपनी फैमिली से मिलने के आना चाहें, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है तो पाकिस्तान में क्या बैरून मुल्क या कोई ऐसा शहरी जिसकी पाकिस्तान की शहरियत नहीं, उसको सियासत करने की, सियासी तहरीक लीड करने की और उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त है? कानून अगर इसकी इजाज़त देता है तो 100 बार करें, लेकिन बात इससे ज़्यादा अहम है कि क्या उनके पास पाकिस्तानी शहरियत है और क्या उन्होंने क्यों उनके वालिद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान सबसे पहले और पता नहीं क्या क्या गर्दानते हैं। असल में ये सारी की सारा जो मसला है, आप देखिए ये गोल्ड स्मिथ जो हैं वो क्योंकि उन्हीं के पैसे पे पीटीआई भी चलती है, तो क्या ऐसे लोग आके पाकिस्तान में सियासत करेंगे या ऐसे लोग आके वो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि कोई इंतशार का? बात ये है, सियासत की इजाज़त है, इंतशार की नहीं। सियासत एहतजाज की इजाज़त है, मगर एहतजाज की आड़ में किसी भी बगावत की और किसी भी इस तरह के काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे यहाँ कारोबारी हुकूमत हो या आम आदमी की ज़िंदगी अफेक्ट हो। तलाल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया उनकी अपनी क़यादत से कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी क्या है? क्या हुकूमत चाहती है तहरीक इंसाफ से एक सियासी जमात की हैसियत से मुज़ाकरात करना? जब वो एहतजाज का कहते हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत का रद्दअमल सामने आता है, लेकिन क्या हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात किए जाएँ तहरीक इंसाफ से? देखिए, पिछली दफ़ा भी मुज़ाकरात की टेबल से पीटीआई उठ के गई है और उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर से जाके मिले भी और यह भी कहा कि आए बात करें, मेरे पास नहीं आना तो आप स्पीकर के ऑफिस में आए, मैं भी वहाँ आ जाता हूँ। बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए और उसी मेज़ पे और स्पीकर के पास ही इन्हें वापस लौटना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये आपको नज़र आएंगे कि ये वापस लौटते हुए नज़र आएंगे। मगर बात किस पे होगी, एजेंडा क्या होगा? एजेंडा एनआरओ नहीं होगा, एजेंडा किसी की सज़ाओं की माफ़ी नहीं होगा, एजेंडा पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान का आम आदमी होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी होगी, पाकिस्तान में दहशत गर्दी होगी, पाकिस्तान के मसाइल हल करना होंगे। इसके लिए बातचीत तो हमेशा होनी चाहिए और हम तो उसी टेबल पर उसी जगह पर बैठे हैं और स्पीकर साहब का ऑफिस हाजिर है। ये उठकर गए थे, इन्हें अपनी ज़िम्मेदारी लेते हुए लौटना चाहिए। और अमूमन जब कौमी सलामती का मामला आता है, कौमी मफाद का मामला आता तो दहशत गर्दी के बारे में हो या इंडियन हमले के बारे में हो, नेशनल सिक्योरिटी की कोई मीटिंग हो इन कैमरा या किसी और तरह, तो वहाँ आना पसंद नहीं करते। इसी तरह अगर बाकी मामलात में ये हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ इन्हें इंटरेस्ट किसी बात में है कि किसी तरह से अडयाला में जो अपने जराइम की सज़ा बंदा काट रहा है उसको किसी तरह से वहाँ से निकाला जाए और अब इस चीज़ पे तो बातचीत नहीं हो सकती। सो एनआरओ केसेस, माफ़ी, अदालतों के मामलात पे ना हम बात करेंगे ना हम कर सकते हैं। बात होगी पाकिस्तान की इकॉनमी पे, दहशत गर्दी पे, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। तलाल चौधरी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक जो बात सामने आ रही थी उस पर काफ़ी सवालात उठे और फिर एक एक करके तरदीद या वजाहत आना शुरू हुई, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कि सदर को हटाया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। लेकिन ये बात इस हद तक कैसे पहुंची कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को इसकी समाजी राबते की वेबसाइट पर वजाहत जारी करनी पड़ी और फिर इसको अफवाह भी करार दिया और दुश्मन की साजिश भी करार दिया। तो हुकूमत के इल्म में क्या तफसील थी इससे मुतालिक? देखिए, मैं माज़रत के साथ मुझे उम्मीद है कि आप इसका बुरा नहीं मनाएंगे और मीडिया भी बुरा नहीं मनाएगा।
कि बिला वजह की बात पे ज़्यादा ज़ोर और गौर और अहम मीडिया ने उसे बनाया और वज़ीर दाखिला ने आखिरकार इतनी गैर ज़िम्मेदाराना जो ख़बरें आ रही थी उसकी वजह से अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। और ऐसा तो दूर दूर तक कोई शायबा भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक लॉन्ग टर्म इत्तेहादी हैं और मकसद क्या है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिससे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई है। इसी इत्तेहाद के साथ हमने अपने दुश्मन को मार्का हक में शिकस्त दी है। इसी से पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी में महंगाई में कमी हो या पाकिस्तान की इकॉनमी और रोज़गार में बेहतरी हो आई है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में सबसे अहम हमारे पार्टनर पीपल्स पार्टी है और अच्छे बुरे वक्त में हम साथ चले हैं और हम साथ चलते रहेंगे। ये इत्तेहाद लॉन्ग टर्म इत्तेहाद है। इसमें कोई ऐसी जिस तरह की बातें हो रही थी तब्दीली की, वो इसलिए नहीं हो सकती कि ये दोनों पार्टीज़ ने एक एग्रीमेंट के तहत हुकूमत में है। अगर इसमें कोई भी तब्दीली कभी होनी होगी तो दोनों पार्टीज़ फिर टेबल पे बैठेंगी, एक नई नेगोशिएशन करेंगी और उस पर किसी भी किस्म में इत्तेहादी साथ चलने के लिए नई टर्म्स एंड कंडीशन उसमें आएंगी। लेकिन इस तरह की तो बात ही कोई नहीं। और मुझे नहीं समझ आया, इस तरह तो एक वज़ीर को आप किसी सूबाई वज़ीर को नहीं हटा सकते। आप सदर पाकिस्तान के बारे में इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें और ऐसे ऐसे लोग बात करते रहे कि जिन पे हैरानगी हुई कि तस्दीक किए बगैर और कोई बात नहीं, कहीं कोई ऐसी सोच भी नहीं है और उस पर बात होती रही, जिसकी वजह से वज़ीर दाखिला को स्टेटमेंट देना पड़ी। आप पीपल्स पार्टी के साथ ताउन की भी बात कर रहे हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पिछले दिनों बड़ा तफसीली बयान जारी किया कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी और उनके बग़ैर ये सब मामलात सुलझ भी नहीं सकते थे। तो एक तरफ तो इस तरह के बयानात हैं जिसमें कोई शिकवा शिकायत नज़र नहीं आता, लेकिन अगर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो फिर कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी जो है उसमें आपकी और नबील कबूल साहब की तलकला क्यों हुई? देखिए, गुजारिश ये है कि क्योंकि मैं वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हूँ और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं वज़ारत दाखिला के वो तमाम अफसरान और जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें डिफेंड भी करूं और अपनी कारकर्दगी को हम जवाबदेह हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके सामने वो जवाबदेह भी हूं। उस जवाबदेही में मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री और वहाँ पर जो अफसरान थे उनके डिफेंड करने के लिए जो मेरा रोल है वो मैंने किया है। और सियासी तौर पर कोई ऐसी तलखी या कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था एक चीज़ पे, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन इस बात को इत्तेहाद से कहाँ जोड़ दिया है, इस बात को कई इख्तलाफ से क्या जोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी अपनी पार्टियों के अंदर दो मौक़िफ़ होते हैं या उससे ज़ायद होते हैं। तो ये तो मल्टी कवानीन पर बहस नहीं हुई है। वो रिपोर्ट ये किया गया है कि नबील कबूल साहब ने आपको कहा कि मुस्लिम लीग नून खैरात में अक्सरियत मिलने की वजह से मगरूर हो गई है। देखिए, उन्होंने क्या कहा और उसके बाद मेरी बात रिपोर्ट नहीं हुई। मैंने कहा जो कि क्योंकि वो उठ के चले गए कि पीपल्स पार्टी हमारे दुख सुख की साथी है, हमारे दिल के करीब है और ये हमने इकट्ठे चलना है और हम इकट्ठे चल रहे हैं। और बाकी ये स्टैंडिंग कमेटीज़ में किसी इंडिविजुअल की वजह से छोटी मोटी नोक झोंक जो है ये पार्लिमानी रवायत का भी हिस्सा है और इसमें पार्टियों के अंदर इख्तलाफ या कोई पॉलिसी मैटर में डिफरेंस ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो दुख सुख की ये साथी जब आप पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत की काबीना में शामिल होगी? देखिए, ये मेरे कद से बड़ी बात है और मेरे तो इस तरह की कोई मालूमात अभी तक नहीं है। मैंने एक आपसे मैं बात कह दूं कि एक एग्रीमेंट के तहत ये इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई है जिसमें दो उसके इत्तेहादी जो हैं, इसका नून और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों फ्री कैन जब चाहेंगे कि इस जो उनके एक सेटलमेंट हुई है उसमें कोई तब्दीली चाहते हैं तो जब दोनों एग्री होंगे कि तो फिर ही हो सकती है। अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई। जलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया।
रहेगा एक ब्रेक के बाद। गाजा में जंग बंदी होगी या नहीं, हालिया दिनों में तवक्कुआत के बावजूद ताहाल कोई ऐलान सामने नहीं आ सका, मगर मुज़ाकरात में आगे बढ़ने से मुतालिक अहम पेशरफ की खबरें सामने आ रही हैं। हमास ने भी कह दिया कि वो 10 इस्राएली गमालियों को रिहा करने पर राज़ी है, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि जंग बंदी का बहुत अच्छा मौका है और इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक किसी न किसी किस्म का मुआहदा या समझौता हो सकता है। How realistic do you think a ceasefire is this week? Well, we're talking about Gaza for the most part. I think we have a chance this week or next week. Not definitely. There's nothing definite about war and Gaza and all of the other places that we all deal with so much. But there's a very good chance that we'll have a settlement, an agreement of some kind this week, and maybe next week if not. Axios says a secret White House meeting between Steve Witkoff, Ron Dermer, and a Qatari envoy on Tuesday led to significant progress in the negotiations over the Gaza hostage and ceasefire deal. What can you tell us about this secret meeting? It's very possible. I will tell you we're getting very close to a deal. I don't know if it's secret or not secret, but it doesn't matter to me. Secret's fine if it gets us to where we want to be. We want to have a ceasefire. We want to have peace. We want to get the hostages back. And I think we're close to doing it. ट्रंप के मुताबिक इस हफ्ते अगले हफ्ते तक गाजा में जंग बंदी पर कोई मुआहदा हो सकता है, मगर इसके बावजूद गाजा में इस्राएली हमले पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं और इस्राएली अफवाज ने गाजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए हैं, जिनके नतीजे में सुबह से अब तक महसूर इलाके में कम से कम 55 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जबकि आज इस्राएली फ़ौज ने एक फ़ज़ाई हमले में देरुल बला में कायम एक तिब्बी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम से कम 15 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 10 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल हैं। इस हमले के मकाम से इंतहाई दिलखराश मनाजिर सामने आए हैं। इसके अलावा इस्राएली फोर्सेज गाजा में इमदाद की तकसीम के मराकज़ समेत अस्पतालों में भी मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने गाजा के अस्पतालों और इमदाद की तकसीम के मराकज़ पर होने वाले इस्राएली हमलों समेत गाजा के अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों को दरपेश मसाइल पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस्राएली हमलों से गाजा के लोग किस कदर अजियत में मुब्तला है। इसके अलावा मई से इसराइल ने गाजा में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी एक मतनाज़ तंजीम के ज़रिए इमदाद तकसीम करने का अमल शुरू कर रखा है और इसकी आड़ में वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। और इसी तंजीम के मराकज़ में मई से लेकर अब तक 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी राशन या इमदाद हासिल करने की कोशिश में शहीद हो चुके हैं। इन शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे कई बच्चों की तफसीलात बताई हैं। इन हालात में अमरीका ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी राबताकार फ्रांचेस्का एल्बनीज़ पर माली पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इस हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांचेस्का एल्बनीज़ पर पाबंदियाँ आयद कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में अमरीकी और इसराइली हुकाम, कंपनी और उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कोशिशें की हैं और उनकी जानिब से अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ सियासी और मुआशी जंग की मुहिम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि फ्रांचेस्का एल्बनीज़ फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा होने के साथ साथ गाज़ा में इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी इन्वेस्टिगेटर्स में भी शामिल हैं और उन्होंने हाल ही में अमरीका और इसराइल पर सख्त तनक़ीद भी की है। उन्होंने कहा था कि अमरीका धमकी देने के लिए माफिया तर्ज की तकनीक इस्तेमाल कर रहा है और गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बाज़ अमरीकी और इसराइली कंपनियाँ बराह रास्त मुलव्वस हैं। Do you understand the performance of stupidity that we have all been part of for decades? And now it's the time to stop. If 60,000 people killed do not push us to take in seriously international obligations, then we're really beyond the pale. There is no possibility to stepping out of this situation other than for member states to do what the International Court of Justice demands through its ruling and through its provisional measures. Imposing an arms embargo immediately is not about asking for a ceasefire. This is not a war. This is a genocidal campaign. And it's clear, and now it's either carried out under the pretense of humanitarian food distribution. This is a death trap. And we should learn really to be honest, including yourself. I mean, I've been really generous to the media because the first corporate entity to be investigated in this mandate was yours. And it will come. But again, now it's time for an arms embargo, and it's time for businesses to cut ties
with Israel. The very fact of engaging in something that concerns and translates into economic gain and profits, it's problematic, lest the companies and their executives are ready to face responsibility and even criminal liability. जबकि अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात ताहाल जारी है और इन मुज़ाकरात से मुतालिक आज हमास का एक अहम और गैर मुतवक्के बयान सामने आया है। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास का कहना है कि उसने गजा में जंगबंदी के लिए जारी कोशिशों के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन उसने साथ ही खबरदार किया है कि जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात मुश्किल में हैं क्योंकि इसराइल अपनी ज़िद पर कायम है। हमास ने कहा कि कतर और अमेरिका जैसे अहम सालिसों की क़यादत में जारी मुज़ाकरात में कई रुकावटें मौजूद हैं, जिनमें ज़रूरी इमदाद की फराहमी, इसराइली अफवाज का गजा से इनखला और मुस्तकिल जंगबंदी की हकीकी ज़मानत शामिल हैं। हमास के ओहदेदार ने कहा है कि हमास ने जंगबंदी की ताज़ा तरीन तजवीज़ से इत्तफाक किया है और उसने अपने लोगों की हिफाजत, नस्ल कुशी को रोकने और इमदाद के बावकार और आज़ादाना दाखिले यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी लचक दिखाई है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने भी आइंदा हफ्ते तक गाजा जंगबंदी से मुतालिक अच्छी खबर आने का दावा किया है, जबकि मुज़ाकरात के हवाले से मंगल को व्हाइट हाउस में आला इसराइली, कतरी और अमरीकी हुकाम के दरमियान होने वाली खुफिया बातचीत की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक 2 ज़राए ने बताया है कि सीनियर अमरीकी, इसराइली और कतरी हुकाम ने मंगल के दिन व्हाइट हाउस में खुफिया मुलाकात की, जिसका मरकज़ गजा में तवील अरसे से मतलूब जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में बाकी रह जाने वाला एक अहम मसला था। सदर ट्रंप ने इस हफ्ते 48 घंटों के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 2 बार मुलाकात की, क्योंकि वो इसराइल और हमास दोनों पर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। व्हाइट हाउस के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने मंगल को कहा कि 4 में से 3 मसाइल हालिया दिनों में हल हो चुके हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि जो एक बड़ा मसला अभी बाकी है वो ये है कि 60 दिन की जंगबंदी के दौरान इसराइली फ़ौज किन लाइन्स तक पीछे हटेगी। ज़राए के मुताबिक मंगल को होने वाली इस खुफिया मुलाकात में इसी नुक्ते पर सख्त बहस हुई, जिससे इस मामले पर कुछ वाज़ेह पेशरफ्त हुई। मंगल की शाम ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से कुछ देर पहले स्टीव विटकॉफ ने एक सीनियर कतरी ओहदेदार और नेतन्याहू के आला मुशीर रॉन डर्मर से मुलाकात की। 2 बाखबर ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात का महवर जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फ़ौज की अस्तर नौ तैनाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ज़राए का कहना है कि स्टीव विटकॉफ और कतरी ओहदेदार ने रॉन डर्मर पर वाज़ेह कर दिया कि इसराइल की जानिब से फ़ौज पीछे हटाने के लिए पेश किया गया नक्शा काबिल कबूल नहीं, जो पिछली जंगबंदी के मुकाबले में कहीं कम इलाके से फ़ौजी पीछे हटाने का मंसूबा है। कतरी ओहदेदार ने कहा कि हमास इस तजवीज़ को मुस्तरद कर देगी और बातचीत इसी मसले पर नाकाम हो सकती है। कतरी ओहदेदार ने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसराइल और अमेरिका कतर को कसूरवार ना ठहराएं, क्योंकि कतर इन मुज़ाकरात में सालिसी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने रॉन डर्मर से कहा कि अगर इसराइली फ़ौज की रीडिप्लॉयमेंट का ऐसा नक्शा सामने आता है जो स्मॉट्रिच प्लान की तरह हो, यानी कि इसराइली फ़ौज गजा के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा बरकरार रखे, तो ये ट्रंप इंतज़ामिया के लिए नाकाबिल कबूल होगा। वाज़ेह रहे कि हवाला इंतहाई दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़ल स्मॉट्रिच से मुतालिक है, जो नेतन्याहू पर जोर दे रहे हैं कि इसराइली फ़ौज गजा के बड़े इलाकों में मौजूद रहे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक रॉन डर्मर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नेतन्याहू पर अपनी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर बहुत दबाव है कि वो कोई बड़ी रियायत ना दें। उन्होंने जोर दिया कि नेतन्याहू अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, उन्हें काबीना की मंजूरी लेना ज़रूरी है। ताहम ज़राए ने बताया कि इस मुलाकात के नतीजे में इसराइल ने बाद में एक नया नक्शा पेश किया, जिसमें गजा से इसराइली फ़ौज की ज़्यादा वसी पैमाने पर वापसी शामिल है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि एक ज़रिए का कहना है कि इस नए नक्शे से बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है और मुआहदे के इम्कानात में खातिर खा इजाफा हुआ है, जबकि दूसरे ज़रिए के मुताबिक अभी भी कुछ इख्तलाफात बाकी हैं, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात मस्बत समत में जा रहे हैं। इस सूरत हाल में नेतन्याहू अमरीका से रवानगी से पहले सदर ट्रंप से एक और मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात में एक और अहम रुकावट जंगबंदी के बाद की सूरत हाल है, क्योंकि रवा साल जनवरी में भी इसी तरह 60 दिन की जंगबंदी हो गई थी और इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, मगर इसराइल ने मार्च में इन मुज़ाकरात के दरमियान ही एकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी का खात्मा कर दिया। अब हमास, अमरीका समेत दीगर सालिसों से जंगबंदी ख़त्म होने के बाद इसराइली हमले ना होने की ज़मानत मांग रही है और इस हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक अरब सिफारतकार और एक बाखबर ज़रिए ने बताया है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सालिसी करने वाले ममालिक को यकीन दिलाया है कि वो 60 दिन की मुजवज़ा जंगबंदी के बाद इसराइल को गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखती, चाहे इस बात को मुआहदे के मतन में वाज़ेह तौर पर शामिल ना भी किया जाए। वाज़ेह रहे कि ये मामला आया कि इसराइल 60 दिन की जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के बाद गजा में दोबारा फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर सकेगा या नहीं।
मुज़ाकरात में एक अहम रुकावट है। अगरचे फ़रीक़ैन उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि मुआहदा मुमकिन है, लेकिन इस नुक्ते पर इख्तलाफात की वजह से ताहाल कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो पा रही। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अरब सफारतकार के मुताबिक जंगबंदी के दौरान गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला का नया नक्शा जमा करवाने से फ़रीक़ैन मुआहदे के कुछ करीब आ गए हैं, लेकिन ऐसे में इसराइली फ़ौज ने ऐलान कर दिया है कि वो शुमाली गजा में अपनी कार्रवाई को वुसअत दे रही है, जबकि हमास के करीबी ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर डाली है। मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक फ़लस्तीनी ज़रिए ने AFP को बताया कि इसराइली वक्त मुज़ाकरात करने की बजाय ज़्यादातर सुन रहा है, जो नेतन्याहू की रुकावट डालने और किसी मुमकिन मुआहदे को सबूताज करने की पॉलिसी की अक्कासी करता है। इसराइल का इसरार है कि किसी भी मुआहदे में ये शक शामिल हो कि 60 दिन के बाद जंग दोबारा शुरू की जा सकेगी, जबकि हमास इस बात पर जोर दे रही है कि जंगबंदी और जंग के मुस्तकिल खात्मे की राह हमवार करे। अगरचे अमरीका इसराइल की जानिब से दोबारा जंग शुरू होने की मुखालफत करता है, मगर अरब सफारतकार और एक दूसरे ज़रिए के मुताबिक अमरीका नहीं चाहता कि जंग की वापसी के इम्कान को जंगबंदी की दस्तावेज़ में मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया जाए। इस इम्कान को खुला रखना मुस्तकबिल में हमास के साथ मुस्तकिल जंगबंदी की शराइत पर बातचीत के दौरान एक अहम प्रेशर टूल के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक और ज़रिए के मुताबिक अगर जंगबंदी के मुजवज़ा मुआहदे के मतन में वाज़े तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल कर दी जाए तो इससे नेतन्याहू की हुकूमत गिर सकती है। इसी खतरे के पेश नज़र सालिस ममालिक ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात में शामिल रहें। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादी पहले ही ये धमकी दे चुके हैं कि अगर इसराइल ने जंग के खात्मे की पेशगी यकीन दहानी करवाई तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। खुद नेतन्याहू भी मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कान को कई बार मुस्तरद कर चुके हैं और अपने मौजूदा दौरा अमरीका के दौरान भी इस मौक़िफ़ को बार बार दोहरा चुके हैं, जबकि अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी में तैयार करदा नया मुजवज़ा मुआहदा जिसे इसराइल की हिमायत हासिल है, ये तय करता है कि आर्जी जंगबंदी के दौरान इसराइल और हमास मुस्तकिल जंगबंदी की शराइत पर मुज़ाकरात करेंगे। मज़ीद ये कि अगर फ़रीक़ैन नेक नियति से मुज़ाकरात जारी रखें तो जंगबंदी 60 दिन से आगे भी जारी रहेगी। तहम 4 जुलाई को हमास ने इस मुजवज़ा मुआहदे से नेक नियति वाले इस शक को निकालने का मुतालबा कर दिया था, क्योंकि हमास इसे एक ऐसा रास्ता समझती है जिससे इसराइल 60 दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा जंग शुरू कर सकता है, जैसे कि मार्च में पिछली जंगबंदी के अख्ताम पर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे अमरीका इस बात की मुखालफत करता है कि मुआहदे से नेक नियति वाली शक को निकाला जाए, ताहम 2 ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने सालिसों के ज़रिए हमास को ज़बानी यकीन दहानी करवाई है कि सदर ट्रंप खुद इस बात की ज़मानत देंगे कि जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक मुस्तकिल जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक न हो जाए। ज़राए का मज़ीद कहना है कि जंगबंदी के दौरान इसराइली फ़ौज गजा से किस हद तक पीछे हटेगी और गजा में इमदाद की तरसील का तरीक़ेकार भी अब तक मुज़ाकरात में इख्तलाफ की वजह बने हुए हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में पेश आने वाले लियारी वाक़े के बाद की सूरत हाल पर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बात कराची की। कराची में लियारी के इलाके में बिल्डिंग गिरने के वाक़े को 6 दिन हो चुके हैं और अब हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। लियारी में बिल्डिंग गिरने के वाक़े का मुकदमा गुज़श्ता रोज़ दर्ज किया गया था और गैर मामूली तौर पर मुकदमे में बिल्डिंग मालिकान के साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सीनियर अफसरान को भी नामजद किया गया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह के मुताबिक सादा लिबास एहलकारों ने आज SBCA के दफ्तर पर छापा मारकर 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया है। इन अफसरान में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, एक डिप्टी डायरेक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। बिल्डिंग गिरने के वाक़े का मुकदमा कल दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक वाक़या 4 जुलाई 2025 को सुबह 10:30 बजे पेश आया। फ़िदा हुसैन शेखा रोड पर वाक़ प्लॉट, जिसका टोटल रकबा रिकॉर्ड के मुताबिक 527 मुरबा गज़ है, इसके मालिक ने 1986 में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग्स तामीर की थी। अरसे से ये दोनों हिस्से काफ़ी खस्ता हालत में थे और इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं थे। FIR के मुताबिक इनमें से एक हिस्सा, जिसमें टोटल 20 फ्लैट थे, ये इमारत खस्ता हाली, मालिकान और SBCA के अफसरान की मुजरमाना गफलत की वजह से गिरकर मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 27 अफराद की अमवात हुई, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे मलबे तले दबकर अपनी जान से गए। 4 अफराद ज़ख्मी हुए। FIR के मुताबिक साल 2022 में इस बिल्डिंग की खस्ता हाली के मुतालिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और मालिकान को मालूमात थी। साल 2022 से 2025 तक तैनात 6 डायरेक्टर्स, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर, 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और 2 रिटायर्ड क्लर्क्स, ये तमाम अफसरान बिल्डिंग की खस्ता हाली से मुकम्मल तौर पर आगाह थे, लेकिन अपनी सरकारी ड्यूटी और इख्तियारात की बजावरी में मुकम्मल तौर पर गफलत और लापरवाही बरती।
कोई भी संजीदा इकदाम करने में नाकाम रहे और बिल्डिंग से मुतालिक अपने दफ्तरी रिकॉर्ड में जानबूझकर बिल्डिंग की खस्ता हाली का जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से 27 अफराद की मौत वाक़ हुई। मौजूदा मालिकान ने यह जानते हुए कि बिल्डिंग इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं, जानते बूझते हुए अकलियती कम्युनिटी को किराए पर फ्लैट दिए हुए थे। अहम बात यह है कि ये FIR महकमा बल्दियात सिंध के सेक्शन अफसर की मुद्दत में दर्ज की गई है। इसके अलावा आज वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बयान में कहा कि हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया है और एक को गिराने का काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में मुतासरा ख़ानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि नए DG SBCA ने अफसरान को 15 दिन में असासे जमा करवाने का हुक्म दिया है। गैर कानूनी इमारतों की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी यकीन दहानी करवाई है। सिंध हुकूमत मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मगर इन इमारतों में रहने वाले अफराद का यह कहना है कि हुकूमत ने इंतज़ाम किए बगैर ही बिल्डिंग खाली करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद ने लियारी के इलाके से ही एक रिपोर्ट तैयार की है। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी दरियाबाद गली नंबर 6 है, जहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारतों को मखदूश करार दिया गया, उन पर नोटिस आवेज़ा किए गए हैं और साथ ही साथ उन्हें खाली कराने के अहकाम भी दिए हैं। लोग जो है मुतासिन, उनका कहना है कि सामान लेकर वो किस जगह पर जाएँ, उनको कोई मुतबादिल फराहम नहीं किए गए। कुछ लोग यहाँ पर मुतासर अफराद मौजूद हैं। सामान बोले निकालें, सामान कैसे निकालें? हमने जो पकड़ी के पैसे दिए हुए हैं, जो कौन देंगे? आप हमारा बंदोबस्त कर रहे हैं, हम आप भी खाली कर देंगे। रात के 3 बजे में हम यहाँ पर बैठे रहे, कोई भी नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट हमें पूछता ही नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए आया, उल्टा सील करने के लिए मुझे यहाँ पर गरबान से खींच के यहाँ पर खड़ा कर दिया। एक ये नोटिस आया आगे बिल्डिंग पे, वो गिर रही है। उसके अलावा जब कल वो आए ना, उसके अलावा 13-14 बिल्डिंग वो लिख के गए कि ये हम गिराएंगे। यकीनी तौर पर इमारती जो हैं वो उनकी ये सूरत हाल है और 5-5 मंजिला की इमारतें हैं। आमने सामने ये दोनों बिल्डिंग हैं जिनको खाली कराने के अहकाम दिए हैं। लोगों का मौक़िफ़ है कि जब तक कोई मुतबादिल उन्हें फ़राहम नहीं किया जाता वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें कोई मुतबादिल फ़राहम किया जाए, बसूरत दीगर वो अपना घर खाली नहीं करेंगे। लियारी का ये वाक़या नहीं, पिछले 5 बरस में कराची में पेश आने वाले ऐसे कई वाक़यात ने आंखें खोल दी कि किस तरह हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर हैं और हुकूमत करप्शन को रोकने में, गैर कानूनी तामीरात को रोकने में और ऐसे अफराद जो इस काम में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ खातिर खा कार्रवाइयाँ करने में अब तक नाकाम नज़र आई है। और उसका नतीजा ये निकला कि एक और इंसानी अलमिया जिसने जन्म लिया और उसमें कई अफराद की जानें जा चुकी हैं। अब ये ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पर, उसके इदारों पर है और उन वज़रा पर है जो इससे मुतालिक बयानात तो दे चुके हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि किस हद तक कार्रवाई होगी और किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि कराची में तामीरात महफूज हों और वो अफराद जो इन तामीरात में अपना सरमाया लगा रहे हैं और जो इनमें रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकेंगी या नहीं। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।